नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, आपका और अपनों का बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। फिर से एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ और पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी विश्वास के साथ और पूरे जोश के साथ आप अपने सामाजिक विज्ञान में प्यार भरने के लिए पढ़ रहे होंगे और आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने परिवार लर्न एंड शेयर के साथ जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। यह महामारी भी आपके सपनों को अधूरा नहीं छोड़ सकती। यह महामारी भी आप में सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार भरने के बीच में नहीं आ सकती। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत में हर बच्चे के मन में जो सामाजिक विज्ञान का डर है उसे निकाल दे। हर बच्चे की एक एक खून की बूंद में सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार होना चाहिए। अब डर नाम दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हो तो सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार हो और वो क्रांति लेकर आनी है और वो क्रांति हम और आप मिलकर लेकर आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, अब तैयार हो जाओ। तो बोलो कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। अब आज अध्याय 2 संघवाद का जो लेक्चर नंबर है वो 5 है। 5th लेक्चर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक संघवाद क्या है, उसकी विशेषता है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इन सभी पर विस्तार में और विस्तृत से में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर आज क्या है सर, अब क्या बचा है? अब वो बातें बची हैं जो हमारे सच में काम आती है। आपको लगेगा ऐसा कि यार सच में सरकार तो यही है, हमारे तो काम ही आ रहा है। अगर आपके घर के बाहर सड़क की टूट जाएगी, कौन बनवाएगा? तो वो आज हम पढ़ेंगे। आपके घर के बाहर ट्यूबलाइट बंद हो जाए, कौन सही करवाएगा? वो आज हम लोग पढ़ेंगे। आपके घर में नल नहीं आ रहा, कौन पानी भिजवाएगा? वो हम पढ़ेंगे। आप गांव में रहते हैं तो आज आपके लिए विशेष लेक्चर है। आप अगर शहरों में रहते हो तो शहरों की सरकारों को समझने के लिए विशेष लेक्चर है। आज का लेक्चर मतलब बिल्कुल और बिल्कुल हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो हम कहीं ना कहीं रोज उस जिंदगी को महसूस करते हैं और उन कमियों को हमारे आसपास देखकर सुधारने की कोशिश करते हैं। तो आज शुरू करते हैं अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 5। आज जो है सबसे पहले भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण शब्द को मैं पहले समझा देता हूं। विकेंद्रीकरण क्या होता है? देखो, विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र से क्या कर रहा है हमने, जो केंद्र है उसको विकेंद्रीकरण करने का मतलब उसकी जो केंद्र की शक्तियां और कम करके हमने और आगे तक बढ़ा दी है। अब हम इसको परिभाषा से समझेंगे। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। देखो हमने क्या करा, पहले तो क्या था, अगर पूरे देश में अगर एक ही सरकार हो, अगर केंद्र सरकार होती है, हमने एकात्मक बोला। फिर क्या करा दुनिया में कि केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां लेकर हमने राज्य सरकार को दी, और जब हमने ये केंद्र की शक्तियां लेकर राज्य सरकारों को दी तो हमने उसे संघीय व्यवस्था बोला, हमने संघवाद बोला। अब क्या करा, हमने तीसरा स्तर और बना दिया, मतलब आज तक जिन शक्तियों पे इन दोनों का अधिकार था, अब वो शक्तियां और कम होकर किनके पास आ रही? स्थानीय सरकारों के पास आ रही। किसके पास आ रही? स्थानीय सरकारों के। स्थानीय सरकारों का मतलब समझिएगा, स्थानीय आपके स्थान की सरकार है, जहां आप रहते हो वहां की सरकार है, आपके एरिया की सरकार है। इसे इंग्लिश में लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और लोकल गवर्नमेंट से हमेशा इतना समझना, लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है लोकेलिटी, मतलब आपकी लोकेलिटी के लिए, आप जिस एरिया में रहते हो वहां के लिए। तो स्थानीय सरकार आपके एरिया के लिए है, आपकी कॉलोनी के लिए है, आपके गांव के लिए है, आपके वार्ड के लिए है, हर जगह के लिए क्या है? स्थानीय सरकार। तो आपके स्थान के लिए सरकार है, वो स्थानीय सरकार है। जब हमने केंद्र और राज्य की शक्तियां कुछ लेकर स्थानीय सरकारों को दी, उसे हमने क्या कहा? विकेंद्रीकरण का। अब चित्र को समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, एक जगह से क्या हो रहा है, जो सारी शक्ति है वो जनरेट हो रही, पर इन शक्तियों में से भी हम लोगों ने क्या है, काफी जगह शक्तियों को बांट दिया और आगे तक उसको बांटते गए। तो एक जगह शक्ति का जो सारा सोर्स है, वो सारा सोर्स तो हमारा संविधान है। सबको शक्ति, केंद्र सरकार को शक्ति किसने दी? संविधान ने दी। राज्य सरकार को शक्ति किसने दी? संविधान ने दी। तो इनको शक्तियां कौन देगा? संविधान देगा। तो सबका जो सोर्स है वो एक जगह से ही आ रहा है। सबके जो शक्ति मिलने की जगह वो क्या है? संविधान है, पर शक्तियां सबको मिल रही है। हमने शक्तियों को और बांट दिया। अब हमारे देश में 3 सरकारें होंगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। आज का जो पूरा वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ स्थानीय सरकारों के बारे में ही है। अब आइए, आप इसे स्थानीय शासन कहिए या स्थानीय सरकार कहिए, एक ही बात है। सरकार क्या करती है? शासन करती है उस जगह पे, उसके लिए काम करना, उसके लिए रणनीति बनाना, तो हम उसे शासन भी कह सकते हैं और सरकार भी कह सकते हैं। अब स्थानीय शासन में एक तरफ है ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ पे भाई जो गांव में होता है, गांव में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसको समझेंगे, और दूसरी तरफ है शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसको समझेंगे। इन दोनों को हम लोगों को समझने की जरूरत है।
अब ग्रामीण क्षेत्र में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। अभी पंचायती राज क्या होता है और इसको पंचायती राज क्या नाम दिया गया? तो सर यहाँ पे कोई पंचायत करने बैठता है क्या? कोई फालतू बातें करने बैठता है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं है। बातें करते हैं पर वो बातें बहुत काम की होती है। ये फालतू वाली पंचायतें नहीं है जो आप स्कूलों में दोस्तों के साथ बैठ के करते हो, वो वाली पंचायतें नहीं है। तो एक है पंचायती राज। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में नगर निगम आता है, नगर परिषद आता है और नगर पालिका आता है। तो सर क्या हर शहर में जो जो सिटी है वहां पर आपको तीनों देखने को मिलेगा? नहीं विद्यार्थियों, देखो शहरी क्षेत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि शहर पर पूरा सिटी, ऐसी बात नहीं। कोई कस्बा भी हो सकता है, कोई ऐसी जगह है जो ना तो पूर्ण रूप से गांव है ना पूर्ण रूप से शहर है, पर वो कस्बा हम उसे कहते हैं। तो ये क्या है, आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। जैसे अगर शहर है, पूर्ण रूप से विकसित शहर है, अच्छा शहर है, तो उसमें आपको नगर निगम देखने को मिलेगा। उससे कम थोड़ा विकसित है तो वहां पे नगर परिषद देखने को मिलेगा, और थोड़ा कम विकसित है तो आपको नगर पालिका देखने मिलेगा। और कहीं कहीं जगह ये जनसंख्या के आधार पर भी है। जैसे मान लो आपको नगर निगम 5 लाख से, जिस भी शहर में 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं वो नगर निगम बन जाएगा। यहाँ पे 1 लाख से ऊपर लोग रहते हैं तो नगर निगम बन जाएगा, कहीं 1 लाख से नीचे रहते हैं तो नगर पालिका बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या जनसंख्या के आधार पर भी हो सकता है। और ये जो स्थानीय शासन है, ये आप बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है वो आपको हर राज्य में अलग अलग देखने को मिलेगी। आपको हर राज्य में मिलेगी स्थानीय शासन, आपको पंचायती राज हर राज्य में देखने को मिलेगा, आपको शहरी क्षेत्र हर राज्य में देखने को मिलेगा, पर इनकी व्यवस्थाएं अलग हो सकती है। नगर निगम का आधार और कुछ हो सकता है, पालिका का आधार और कुछ हो सकता है, परिषद का आधार और कुछ हो सकता है, पर ये स्थानीय शासन और स्थानीय सरकारें आपको हर राज्य में, हर शहर में और हर गांव में आपको देखने को मिलेगी। बस इनकी कुछ जो थोड़ी सी स्थिति है वो अलग हो सकती है और आधार अलग हो सकते हैं, पर स्थानीय शासन है सभी जगह। अब आगे बढ़े। अब सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था। अब हम लोगों को सबसे पहले गांव से शुरू करते हैं। गांव से शुरू क्यों करते हैं? देखो गांव में महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो भारत की आत्मा वो कहाँ है? गांव में बसती। और महात्मा गांधी चाहते थे कि भाई गांवों का क्या है, बहुत विकास हो, गांवों का अच्छे से विकास हो। और इसीलिए क्या है, गांवों को तक जो लोगों की ताकत है, जो जनता का अधिकार है, वो गांवों तक पहुंचे। ठीक है, सरकार में अगर सबसे बड़ी भागीदारी कोई निभाए तो गांव के लोग निभाए। तो इसलिए क्या करा गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया और पंचायती राज तक लोगों को सीधे तौर पे क्या दिया गया, ताकत दी गई, पावर दी गई कि हाँ अब आप क्या है, सीधे तरीके से देश की सरकार को चलाओ। पंचायती राज गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अब देखो जो गांवों में जो स्थानीय व्यवस्था है, जो स्थानीय शासन व्यवस्था है, उसे हम लोग पंचायती राज कहते हैं। ठीक है, तो अब ये पंचायती राज सिर्फ और सिर्फ क्या एक स्तर है या और भी स्तर है, यह हम लोगों को जानने की जरूरत है। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। 3 स्तरों से मिलकर क्या है, पूरी पंचायती राज व्यवस्था बनती है। पहला है ग्राम पंचायत। देखो अब जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम मतलब आपका एक गांव, तो एक गांव की पंचायत मतलब वो एक जगह के लोग ही क्या है वहां पे बैठ के बातचीत करते हैं, पंचायत करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा होता है पंचायत समिति, फिर कुछ गांवों से मिलकर पंचायत समिति बनाई जाती है। फिर जिला परिषद, फिर एक जिले में जितने भी पंचायत समिति है उन सबको मिला के जिला परिषद बनाई जाती है। यह अभी हम लोग और भी विस्तार में पढ़ेंगे। पर जो भी शासन व्यवस्था गांव में मौजूद हो रही है, ठीक है, स्थानीय व्यवस्था शासन की, उसे हम लोग क्या है, पंचायती राज कहते हैं। और वो 3 स्तर की है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जैसा कि आपको देखो यहाँ पे लोग क्या है, पंचायत कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन सी पंचायत कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, गांव में क्या काम अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, उस चीज की बातचीतें कर रहे हैं। इसमें महिला भी है, पुरुष भी है, सभी लोग बैठे हुए और क्या है, एक निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव के लिए क्या अच्छा हो, जिससे कि गांव का विकास हो। अब सबसे पहले हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ें। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे टॉपिक हैं विद्यार्थियों, जो मतलब आपके दिमाग को खोल देंगे। आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ना और पढ़ने में बहुत मजा आप लोगों को आएगा। तो ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। क्या है, कोई भी गांव है, जो भी गांव है उसमें एक ग्राम पंचायत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एक ग्राम पंचायत किन किन लोगों से मिलकर बनती है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ग्राम पंचायत एक तरीके की परिषद है। परिषद का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप है लोगों का, ठीक है, ऐसा ग्रुप है जो क्या हो, मीटिंग करते हो, बातचीत करते हो, निर्णय लेते हो किसी चीज के लिए। तो वो ग्राम पंचायत एक तरीके की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। तो क्या है, बहुत सारे तो सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा। अब ये सदस्य कैसे आए और ये अध्यक्ष कैसे आए वो भी देखो। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। एक पॉइंट और, अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। देखो अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो ये वार्ड क्या है सर, जैसे कि आप मानो क्या हुआ, कोई गांव है, ठीक है, कोई गांव
है उस गांव के लिए क्या करा गया, जो गांव का पूरा क्षेत्रफल है, जैसे ये कोई गांव है, ठीक है, अब इस गांव को क्या करा, छोटी छोटी जगह में बांट दिया गया, पहले इतनी सी जगह में, फिर इस इतनी सी जगह में, फिर इतनी सी में, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके क्या छोटी छोटी जगह में बांट दिया गया, उसी गांव को छोटी छोटी जगहों में बांट दिया गया। अभी जो छोटे छोटे हिस्से करे हैं गांव के, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, अब उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। अब मान लो यहाँ पे कितने वार्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मान लो यहाँ पर 8 वार्ड हुए, तो हर वार्ड से क्या होगा, एक सदस्य चुना जाएगा। अब उस वार्ड में जो लोग रहते हैं वही क्या है, वोट करेंगे और अपना एक सदस्य चुनेंगे। उस जिस सदस्य को हर वार्ड से चुना जाएगा उसे क्या कहेंगे, पंच कहेंगे। क्या कहेंगे, पंच कहेंगे। ये हो गया। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। अब हर वार्ड में से क्या कर रहे हैं, एक एक तो क्या है, सदस्य चुन रहे हैं, जिसे हम पंच कह रहे हैं, और ये पूरा गांव क्या करेगा, पूरा गांव एक अध्यक्ष को चुनेगा, जिसे हम क्या है, सरपंच कहेंगे। मतलब इस गांव के लोग दो मत कर रहे हैं, दो वोट डालते हैं, दो वोट डालते हैं। पहला वोट तो अपने वार्ड के सदस्य को चुनने के लिए, पंच को चुनने के लिए, और एक वोट किसके लिए, सरपंच को चुनने के लिए। तो यहां पर क्या होता है, जो ग्राम पंचायत है वो किन से मिलकर बनती है, ग्राम पंचायत में क्या होता है, कई तो सदस्य होते हैं, कई सदस्य। इस बात पर निर्भर करता है उस गांव में कितने वार्ड हैं। अगर गांव बड़ा है तो ज्यादा वार्ड होंगे, और गांव छोटा है तो क्या होगा, कम वार्ड होंगे। तो कुछ तो क्या होंगे, सदस्य होंगे, पर अध्यक्ष सारी जगह एक ही होगा, और उस अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं, और कहीं कहीं पे प्रधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह होता है, इस प्रकार से क्या है, ग्राम पंचायत बनती है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। अब मैंने क्या है आपको ये चीज समझा दी, जो लोग वार्ड में रह रहे हैं वो लोग ही क्या है, इनका चुनाव करेंगे। ठीक है, अपने सदस्य को चुनेंगे, अपने सरपंच को चुनेंगे। ठीक है, और कौन चुनेंगे, वयस्क लोग। वयस्क का मतलब वह लोग जो 18 साल से ऊपर है। हमारा संविधान ये कहता है कि 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं वो वोट डाल सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी आधार का हो, बस वो वोट डाल सकता है, और सबके वोट बराबर होंगे। पर एक ही शर्त है, सिर्फ और सिर्फ 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो क्या है, मतदान कर सकते हैं, मत अपना वोट का दान कर सकते हैं। दान दे देते हैं नेताओं को, जाओ और तुम क्या करो, आओ सत्ता में आओ, पर देश के लिए, गांव के लिए, राज्य के लिए भला करो, विकास करो, तो अपना मत का दान करते हैं। ये देखिए, ये एक ग्राम पंचायत की फोटो है। अब यहाँ पे जो ऊपर बैठे हैं वो ग्राम पंचायत है। ठीक है, सरपंच है, कुछ सदस्य हैं, और सामने जो लोग खड़े हैं वो गांव के लोग खड़े हैं। तो सर, इन गांव के लोगों का वोट डालने का कोई महत्व नहीं है क्या? मतलब मैं कहता हूं कि तीनों स्तरों में से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में से, अगर जो जनता का सबसे ज्यादा महत्व अगर कहीं है, कहीं इंपॉर्टेंट है मेरे शहर और शहरनियों, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, स्थानीय सरकार में। ये गांव के लोग वोट डालते समय तो इंपॉर्टेंट है ही, जैसे कि हर स्तर पर होते हैं, परंतु वोट डालने के बाद गांव में क्या काम होगा वो भी यही लोग डिसाइड करेंगे। ग्राम पंचायत में जो लोग बैठे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, पर जो गांव के लोग हैं वो भी करेंगे। अब देखो, अभी हम लोगों ने ग्राम पंचायत पढ़ा। ग्राम पंचायत वो समूह होता है, उन लोगों का समूह होता है जिन्हें चुना गया है। ठीक है, उसमें क्या है, कुछ तो सदस्य है, हर वार्ड से चुनकर आता है, और एक सरपंच होता है। आप मान लो कि भाई एक तो सरपंच हो गया और 9 सदस्य हो गए, तो ग्राम पंचायत में मान कितने लोग हैं, सिर्फ 10 लोग हैं। इतना मान के चलो, ग्राम पंचायत सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों से बनी है। ग्राम पंचायत ऐसे लोगों का समूह है जो निर्वाचित है, जिन्हें चुना गया है, जनता द्वारा चुना गया है, और एक खास अवधि के लिए चुना जाता है। वो खास अवधि कितनी साल की है, 5 साल की। हमारे देश में केंद्र सरकार के लिए भी चुनाव 5 साल में होते हैं, राज्य सरकार के लिए भी चुनाव 5 साल में होते हैं, और स्थानीय सरकार के लिए भी चुनाव 5 साल में होते हैं। फिर ये सब ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा क्या है? मैंने भी आपको क्या बोला कि गांव के लोग सबसे अगर इंपॉर्टेंट है तो वो इसी लेवल पर है, अगर जनता सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो इसी लेवल पर है। ग्राम मतलब गांव। क्या है, गांव की सभा है, लोगों की मीटिंग है। गांव की सभा, गांव में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की मीटिंग होगी, और भी आपको इससे परिभाषा से समझने में आएगा। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। गांव के सभी मतदाता, जिन लोगों ने वोट कराया वो सारे के सारे क्या है, इसके सदस्य हैं। कौन लोग वोट कर सकते हैं, 18 साल से ऊपर के सभी लोग क्या है, वोट कर सकते हैं। जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है, बिंदास बेझिझक होकर अच्छे नेता को वोट करें। यही क्या है, अच्छे लोकतंत्र की
पहचान है। तो जितने भी मतदाता है वो सारे वोट कर सकते हैं, और जो वोट कर सकता है वो क्या है, ग्राम सभा का हिस्सा है। मतलब ये है कि उस गांव में, उस पूरे गांव में जितने भी लोग रहते हैं जो 18 साल से ऊपर है, वो ग्राम सभा का भाग है। आगे बढ़ो। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। अब देखो पंचायत कौन सी थी? पंचायत सिर्फ ये 10 लोग हैं, जिसमें 9 तो क्या है, सदस्य हैं, और एक पंच है, सरपंच है। मतलब सिर्फ पंचायत उन्हीं लोगों का समूह जिन्हें हमने चुना है। तो हमने चुना तो सिर्फ 10 लोगों को है, पर ग्राम सभा में तो क्या है, पूरा गांव आ रहा है जो 18 साल से ऊपर है। तो क्या है, जो पंचायत जो भी काम करती है, किसकी देखरेख में करती है, किससे पूछकर करती है? ग्राम सभा से पूछकर करती है। ग्राम सभा की देखरेख में सारा काम होता है। और ग्राम सभा में कौन आ रहा है? गांव के सारे लोग आ रहे हैं। मतलब पंचायत को क्या करना है, सरपंच को क्या करना है, पंच को क्या करना है, कौन बताएगा? गांव के लोग बताएंगे। ग्राम सभा बताएगी कि ये काम करो, ये मत करो, और ये करना है तो इतने दिन में करो, इतने दिन में मत करो, इतना पैसा लगाओ, इतना पैसा मत लगाओ। मतलब पूर्ण रूप से मेरे शेरों, सारी की सारी पावर किसके हाथ में चली गई? जनता के हाथ में चली गई, डायरेक्टली जनता के हाथ में चली गई। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने, अब देखो ये क्या क्या काम कर सकती है ग्राम सभा, मतलब गांव के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं ग्राम पंचायत का बजट पास करने। मतलब जो पंचायत है, जिन लोगों को हमने चुना है, वो कहां कहां पैसा लगाएंगे, उसका पूरा का पूरा बजट कौन पास करेगी? ग्राम सभा पास करेगी, गांव के लोग पास करेंगे। और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। कामकाज की समीक्षा मतलब एनालिसिस करना, देखना कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ। ठीक है, सरपंच साहब ने बोला था 6 महीने में काम हो जाएगा, 6 महीने में सड़क बन जाएगी, बनी या नहीं बनी। ठीक है, तो हर काम की समीक्षा करने के लिए कम से कम क्या है, साल में 2 या 3 बार ग्राम सभा को मिलना पड़ता है। गांव के सारे लोगों को आकर क्या है, मिलना पड़ता है। उसके सामने ग्राम पंचायत भी बैठती। पंचायत कौन है? चुने हुए लोग हैं, सरपंच पंच भी बैठेंगे, और पूरा गांव भी आएगा। सरपंच को बताना पड़ेगा, भाई मैंने ये काम कर दिया है। ठीक है, अब मेरे से बार बार मत बोलना। ठीक है, सभा पूछेगी, भाई आपने सरपंच जी, आपने बोला था हमारे घरों में नलों का कनेक्शन हो जाएगा, हुआ या नहीं हुआ, कब तक कराओगे? मतलब हर चीज का हिसाब किसके हाथ में? सीधा और सीधा जनता के हाथ में। यही भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सारी की सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ जनता को दे दें। अब ये जो है, ये फोटो है, ये फोटो क्या है भाई? गांव में सड़क बन रही है, उस सड़क में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सड़क बन रही है, उस सड़क पे काम कर रहे हैं। तो सड़क टूट गई तो कौन बनवा रही है? ग्राम पंचायत बनवा रही है। किसकी देखरेख में बनवा रही है? ग्राम सभा की देखरेख में बनवा रही है। तो ग्राम पंचायत हमारा क्या है? पहला स्तर है पंचायती राज व्यवस्था का। आगे बढ़ो। अब दूसरा है पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। अब क्या हुआ, हर गांव में ग्राम पंचायत है। ठीक है, क्या है, हर गांव में ग्राम पंचायत है। अब कुछ गांवों को मिलाकर वहां की पंचायतों को मिलाकर पूरी एक क्या बनाई जाती? पंचायत की समिति बनाई जाती। मान लो क्या करा, 10 गांव है, उस 10 गांवों में हर गांव में ग्राम पंचायत बनी होगी। हर गांव के लोगों ने सरपंच और पंच चुन के वहां पे एक पंचायत बनाई होगी। अब हर गांव, उन 10 गांवों को मिलाकर क्या करा गया? एक पंचायत समिति बना दिया गया। मतलब उससे भी ऊपर एक स्तर बना दिया गया। आगे देखते, इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। तो हम इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। यह पंचायत समिति का दूसरा नाम है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। देखो अब क्या होता है कि पंचायत समिति में क्या है भाई, ग्राम पंचायत हर गांव में, फिर 10 गांव को, 5 गांव को, 6 गांव को, कितने भी गांवों को मिला के क्या करा, एक पंचायत समिति बना दी। अब उस पंचायत समिति में हमारे गांव से कौन जाएगा? ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? पंचायत समिति करेगी। हो सकता है सरपंच भी चला जाए, किसी पंच को भेज दे। तो क्या होता है, कौन डिसाइड करता है? ग्राम पंचायत डिसाइड करती। अब ये क्या है, ये एक ग्राम पंचायत की मीटिंग है। ठीक है, इसमें फैसला लिया जा रहा है पंचायत समिति में किसको भेजा जाए। ठीक है, और फिर आगे जाके एक पंचायत समिति बनती। अब देखो यहां तक हमने ये स्तर क्यों बनाया? देखो आज क्या हुआ, मान लो कि हमारे गांव में परेशानी क्या है, पानी की परेशानी। हमारे गांव में पानी नहीं आता, ये खारा पानी आता है। अब जो 10 गांवों की पंचायत समिति बनी, ये पंचायत समिति ने बोला यार हमारे गांव में भी पानी खारा आता है, उसने बोला पानी खारा आता है। तो ये करके क्या है, कम से कम 8 गांवों की जो पंचायत है उसने बोल दिया यार हमारे गांव में क्या आता है, पानी खारा आता है, खराब पानी आता है, मीठा पानी नहीं आता, अच्छा पानी नहीं आता। तो ये क्या हो गया, जो परेशानी एक गांव की थी वो अब क्या है 8 गांवों की बन चुकी है। मतलब अब क्या है भाई, एक लकड़ी को तोड़ना और 8 लकड़ी को तोड़ना में से ज्यादा अगर मुश्किल है तो 8 लकड़ियों को तोड़ना है। अब 8 लकड़ियां एक साथ हो चुकी है, अब ये एक साथ मिल चुके हैं कि भाई तुम्हारे गांव की परेशानी और हमारे गांव की परेशानी भी सेम है। मतलब एक गांव की परेशानी पंचायत समिति में उठी। अब ये पंचायत समिति की परेशानी कहां उठेगी वो देखो, जिला परिषद।
किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। अब ये जिला परिषद क्या है? अब क्या हुआ भाई, हमने हर गांव में चुनी ग्राम पंचायत, फिर कुछ गांवों को मिलाकर बना दी पंचायत समिति। अब क्या हुआ, कोई भी एक जिला है, ठीक है, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, जयपुर का उदाहरण ले लिया, जयपुर का उदाहरण ले लिया। जयपुर कहां पे है? राजस्थान में। अब ये जयपुर क्या है? पूरा एक जिला है, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है। अब इस जयपुर के अंदर अंदर जितने भी गांव आते हैं, ठीक है, और हर गांव ने क्या करी होगी? ग्राम पंचायत बनाई होगी। फिर हर गांव को मिलाकर, हर ग्राम पंचायत को मिलाकर क्या बनाया गया होगा? पंचायत समितियां बनाई गई होगी। अब मान लो क्या है, यहाँ पे 100 गांव है। कितने गांव है? 100 गांव है। हर गांव ने ग्राम पंचायत बनाई। इनमें से हमने क्या करा? 10-10 गांवों को मिलाकर 10 समिति बना दी। कितनी? 10 समिति बना दी। अब ये 10 पंचायत समिति मिलकर के क्या करेगी? जिला परिषद बनाएगी। क्या करेगी? जिला परिषद बनाएगी। अब अगर आपके गांव में कोई परेशानी है तो पहले तो आप गांव में सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होती है आप पंचायत समिति में उठाओ। अब अगर पंचायत समिति में भी परेशानी आ रही है तो वो बात कहां है? जिला परिषद तक पहुंचेगी। मतलब आपकी परेशानी जिला तक पहुंच गई है कि आपके गांव में ये परेशानी है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है, सब चुने हुए होते हैं। लोकतंत्र में कोई बिना चुनाव के नहीं आता, किसी को डायरेक्टली हम लोग नहीं भेजते, सबको चुनकर ही भेजते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही चुनाव है। अब देखो जिला परिषद का सदस्य कौन कौन होता है? जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक। देखो अब क्या है भाई, आपका सांसद आज जयपुर जिले से जो सांसद होगा वो भी जिला परिषद में बैठेगा। जयपुर जिले में जितने विधायक हैं वो भी उसमें मीटिंग में बैठेंगे, जिला परिषद में बैठेंगे। और उसके अलावा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी, ये कौन से अधिकारी है? कलेक्टर साहब, आपके जिले का कलेक्टर, ठीक है, वो भी इस मीटिंग में बैठेगा। अब क्या होगा, मानो मेरे गांव में पानी खराब आता था, मैंने ये बात कहा है पंचायत समिति को बोली, पंचायत समिति में और भी बात बन गई कि हाँ साहब हमारे गांव में पानी खराब आता है। 8 पंचायत समितियों ने बोल दी पानी खराब आ रहा है। ये बात कहाँ गई? जिला परिषद में गई। अब जिला परिषद को पता चला कि यार जो हमारे जिले में है बहुत से गांव ऐसे जहां पानी खा रहा है। अब ये बात क्या हुआ, जब जिला परिषद में मीटिंग हुई तो उसके बाद लोकसभा के सांसद को पता चला, ये दिल्ली चला गया, बोले यार हमारे जो जयपुर जिले के जो गांव है वहां पे पानी खराब आता है, सरकार हमें क्या करे? पैसा दे, सरकार वहां पे काम कराने की बात करे। जो विधायिका है, जो आपके राज्य की विधायिका, जो मुख्यमंत्री जहां है, वहां तक बात चलेगी, क्योंकि वहां का विधायक भी बैठा है, वो भी बोलेगा। मतलब एक गांव की परेशानी कहां तक पहुंच गई? दिल्ली तक पहुंच गई। अब बताओ, जो बात दिल्ली तक पहुंच गई है, और दिल्ली तो वैसे भी दिल वालों की होती है, तो वो लोग आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। यह है भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती कि एक गांव की, एक छोटे से गांव की परेशानी को हमने दिल्ली तक पहुंचाया है और उसकी समस्या का समाधान लेकर हम लोग आ रहे हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। अब इसका हेड कौन है? जिला परिषद का, इसे चुना जाता है, इसकी भी चुनाव प्रक्रिया होती है और एक राजनीतिक पर्सन होता है। ये कोई एग्जाम देकर नहीं आता, ये सिर्फ चुनाव लड़के ही आते हैं। ये जिला परिषद है। यहां तक का जो था ये पंचायती राज व्यवस्था थी, ये ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था थी, ठीक है। गांव में क्या व्यवस्था हो रही है क्या नहीं है, हमने देखा कि एक गांव में, हर गांव में ग्राम पंचायत, फिर कुछ गांवों से मिलाकर पंचायत समिति, फिर उनसे मिलाकर जिला परिषद, और ऐसे करके हमारी बात क्या है? दिल्ली तक पहुंच गई। तो दिल्ली तक पहुंच गई तो खुश रहो, मजे करो। अब आ जाते हैं शहरी स्थानीय व्यवस्था। गांव में व्यवस्था है तो शहरों में भी करनी पड़ेगी। महात्मा गांधी ने ये बोला था गांवों का विकास करो, ये थोड़ी बोला था शहरों का विकास रोक दो। तो गांवों का करेंगे तो शहरों का भी करेंगे, दोनों जगहों का विकास करेंगे। तो अब शहरी स्थानीय व्यवस्था, इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। जैसे हमने गांव में देखा ना, वैसी संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। हमने शुरू में देखा था नगर पालिका, नगर निगम, वैसे शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। मतलब कोई छोटे शहर है, जिसे आप उन्हें कस्बा भी कह सकते हो, उन कस्बों में क्या होगा? नगर पालिका होगी। और बड़े बड़े शहर है वहां पे क्या होगा? नगर निगम होगा। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब जिन्हें हम लोगों ने चुना है वही लोग करेंगे। और मैं कहता हूं लोकतंत्र में चुने हुए लोग ही काम कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। अब नगर पालिका का प्रमुख कौन होगा? हेड कौन होगा? वो भी क्या होगा? कोई राजनीतिक पर्सन ही होगा जो चुनकर आया होगा, एग्जाम देकर नहीं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। अब अगर नगर निगम का जो हेड है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, उसे हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। हम लोगों ने
जब सत्ता की साझेदारी के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो उसमें हमने ब्रुसेल्स के एक मर्चेंटम शहर के मेयर की बात करी। तो मेयर क्या था, वहां की स्थानीय शासन व्यवस्था का नगर निगम का हेड था, ठीक है, वहां का सबसे बड़ा अधिकारी था मेयर, ठीक है। और इसे आप एक तरीके से उस शहर का सबसे प्रथम नागरिक भी कह सकते हो, मतलब सबसे उस शहर में सबसे बड़ी पोस्ट पे ये है, मेयर होता है जो कि पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। अब शहरी स्थानीय व्यवस्था में क्या है, शहरी स्थानीय व्यवस्था का भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे क्या होता है, अब बड़े बड़े शहरों में हम रहते हैं, अब बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां रहती है और रहती है। अब हम उसमें भी क्या करते हैं, वार्ड में बांट देते हैं, पूरे शहर को वार्ड में बांट देते हैं। अब जब हमने वार्ड में उस शहर को बांट दिया, जैसे कि हम लोग क्या है गाँव में बांटते आ रहे थे, हमने उनमें वार्ड में बांट दिया। अब हर वार्ड के लोग क्या है वोट करेंगे, हर वार्ड के लोग क्या है वोट करेंगे, और हर वार्ड से क्या है एक सदस्य चुनकर जाएगा। उस सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं, पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्षद कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, पार्षद कहेंगे। अब ये पार्षद, अब क्या होता है, कुछ राज्य में क्या होता है, मेयर के लिए भी आपको वोट करना पड़ता है, तो ये जो वार्ड के लोग हैं मेयर के लिए वोट करेंगे। और नहीं तो क्या होता है, ये जितने भी पार्षद चुन के आते हैं, मान लो एक आपके शहर में, पूरे शहर में 80 वार्ड बनाए गए तो 80 पार्षद आए, इन 80 में से क्या करा जाएगा, एक को मेयर चुन लिया जाएगा, ठीक है। तो व्यवस्था कैसी भी हो सकती है कि भाई हर वार्ड के लोगों को दो दो वोट करे, एक पार्षद के लिए एक मेयर के लिए, या एक ही वोट करे वो पार्षद चुन ले और जिनको हमने पार्षद चुना है वो मेयर चुन ले, ठीक है। और मेयर क्या होगा, सबसे हेड होगा। यहां तक की बात क्लियर। फिर ये हमारे काम करते हैं। मैं अब आपको एक रियल लाइफ का उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे जो पाइपलाइन है वो क्या हो गया, उसमें से पानी निकलने लग गया, वो फूट गई या डैमेज हो गई। अब उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, हमने पार्षद को फोन कर दिया, भैया भाई पाइपलाइन टूट गई है, आ जाओ और सुधार दो। उसको फोन करा, उसने फोटो मंगाई, फोटो भेज दी, उसने आगे कंप्लेंट कर दी, और क्या है जो जल विभाग से लोग हैं आके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, मतलब जो मेरी परेशानी थी, मेरी जो सीधी सीधी परेशानी, अब उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन कर, हेलो मोदी जी मेरी पाइपलाइन टूट गई है यार, आओ देखो संभालो। मैं क्या मुख्यमंत्री साहब को फोन करूं, अरे साहब देखो मेरी हमारे यहाँ की पाइपलाइन टूट गई, नहीं, किसको फोन करा, पार्षद को फोन करा। ये क्या है, स्थानीय शासन की, सरकार की उपलब्धि है, ताकत है। मेरी जो सीधी सी परेशानी थी मैंने उनको फोन करके सीधा बोला, उसने कर दिया। ये आपका काम करेगा, क्यों करेगा, पहली बात तो इसके दो कारण है बेटा। पहला कारण तो क्या है, राजनीतिक कारण। अगर इसने आपका काम नहीं करा ना तो क्या होगा, ये अगली बार चुनाव लड़ेगा तो आप इसको वोट नहीं दोगे। दूसरी बात क्या है, ये पार्षद है या गांव में सरपंच है या पंच है, वो क्या होता है हमारे एरिया में रहते हैं, हमारे कॉलोनी में रहता होगा, हमारे गांव में रहता होगा, तो उससे हमारा व्यवहारिक संबंध भी बहुत अच्छा है, हम उसे जानते भी बहुत अच्छे से होंगे। तो उससे क्या होता है कि वो इसलिए भी काम करेगा कि उसके व्यवहारिक संबंध खराब ना हो जाए। कल को वो सरपंच बने या ना बने पर गांव में तो रहेगा ना। अब अगर मान लो उसने काम नहीं कराया तो कल को लोग क्या बोलेंगे, अरे यार काय का सरपंच, जब सरपंच था तब तो काम नहीं कराया और आज हमसे बातें करते हैं, हम तो नहीं करेंगे, हटा उसको। तो अपना जो अच्छा व्यवहार लोगों से बनाए रखने के लिए काम करते हैं, यही ताकत स्थानीय सरकार की। अब स्थानीय शासन के उद्देश्य, सर इतना लफड़ा करने की जरूरत क्या थी, इतनी व्यवस्था बिठाई क्यों गई कि भाई स्थानीय शासन करो, ये करो, वो करो, इसके उद्देश्य क्या है। तो कुछ उद्देश्य हैं वो जानो। सबसे पहला, अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। अब देखो मैंने क्या बोला, पाइपलाइन फूट गई, हमने किसको बुलाया, पार्षद को बुलाया। लोकल लेवल पर मेरी कॉलोनी का मैटर कॉलोनी में ही खत्म हो गया, ठीक है, आई बात समझ। कोई गांव में परेशानी है, गांव में सड़क टूट गई, सरपंच को बोला, वही मैटर खत्म हो गया। गांव में कुआं बनाना है, कुआं खुदवाना है, वो बात वही खत्म हो गई, ठीक है। बाहर स्ट्रीट लाइट लगवानी है, सड़क पे लाइटें लगवानी, वो काम वही खत्म हो गई। तो क्या होता है, बहुत से ऐसे मुद्दे और बहुत सी ऐसी समस्या होती है जो स्थानीय स्तर पे, अपने स्थान के स्तर पे ही क्या है खत्म हो जाती है और बढ़िया ढंग से सोल्व हो सकती है। आज मैं मोदी जी को फोन करूं ना, हाँ शायद हो सकता है वो सुन ले या ना सुने, पर जितने जल्दी काम मेरा पार्षद को बोलने से हुआ उतना जल्दी काम वहां पे बोलने से नहीं होगा। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। आज क्या है, आज देखो, आज जो जिस इलाके में मैं रहता हूं उस इलाके में क्या क्या परेशानी मुझे अच्छे से पता है ना। आप जिस इलाके में रहते हो उसकी परेशानी आपको अच्छे से पता है ना। भाई आपकी कॉलोनी में आपके खेलने के लिए गार्डन नहीं है, ठीक है, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो ये परेशानी किसको होता है, आपको बताना। मोदी जी को थोड़ी बताया, मुख्यमंत्री को थोड़ी बताया, आपको बता। आप वो परेशानी सरपंच को, पार्षद को, मेयर को बोल के सही करवा सकते हो कि भाई नहीं, हमारे तो ग्राउंड बनवाओ, हम तो खेलेंगे, अभी तो बाहर मत जाना, कोरोना महामारी का दौर है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहां खर्च किया जाए। मतलब देखो हमने क्या पढ़ा था, ग्राम सभा वो डिसाइड कर रही थी
कि पैसा कहां लगेगा, सड़क बनने में लगेगा या स्कूल बनने में लगेगा। ठीक है, तो पैसा कहां खर्च किया जाए, ये लोगों को अच्छी जानकारी होती है, और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है, और जो चीज लगा रही है, पंचायत लगा रही है, वो किस प्रकार से सही जगह लग रही है या नहीं लग रही, उसका भी जो समीक्षा है वो कौन कर सकते हैं, वहां के लोग अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। और अब हम लोगों ने क्या करा, लोगों को सीधा ताकत दे दी, सीधा सत्ता दे दी, पावर दे दी कि भाई अब आपकी जो लोकल परेशानियां हैं उनको आप सोल्व कर दो, और हम आपको क्या सीधा पावर दे रहे हैं। गांव में तो दे ही दी ना भाई, ग्राम पंचायत, सरपंच और पंच और गांव के लोग सब एक साथ मिलकर डिसीजन कर रहे हैं कि क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों को सीधा क्या है, सत्ता के भागीदार हम लोगों ने बना दिया है, सत्ता उनके हाथ में, पावर उन लोगों के हाथ में हम लोगों ने दे दी। अब क्या हुआ, स्थानीय सरकार के कुछ मुख्य प्रावधान है, उन लोगों को हमें समझना होगा। देखो, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो सरकारों की बात करी, एक केंद्र सरकार थी, एक राज्य सरकार थी। परंतु संविधान में कुछ जगह ऐसे प्रावधान थे और उसमें कहा गया था कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, परंतु उसे सही रूप से सरकारों ने लागू नहीं करा। कुछ कुछ जगह देश के किसी गांव में ग्राम पंचायतें पहले से काम कर रही थी और कर रही थी, पर नहीं हुआ। पर फिर क्या हुआ, 1992 में 1992 में संविधान में संशोधन किया गया, और यह क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया कि सभी राज्य अपनी जगह क्या है, स्थानीय शासन व्यवस्था के इंतजाम करें, अपने अपने हिसाब से काम करें, पर वो स्थानीय शासन व्यवस्था बनाए। परंतु कुछ जो कॉमन बातें हैं वो प्रावधान हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो 1992 से सही तरीके से हमारे देश में स्थानीय शासन व्यवस्था या तीसरा स्तर हम लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहला, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। अब क्या है, पहले क्या हो रहा था, 1992 से पहले कभी चुनाव हो जाते थे, कभी नहीं होते थे, मर्जी है तो कराओ, नहीं तो मत करो। अब ये बोल दिया कि संवैधानिक बाध्यता है, आप पे संविधान ने बांध दिया, आपको कंपलसरी कर दिया है, चुनाव कराने हैं और नियमित रूप से कराने, हर 5 साल में आपको चुनाव कराने ही है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। अब मान लो, देखो कि भाई आपके पूरा जो जिला है उसमें क्या हो रहा है, 100 सरपंच बन रहे हैं, 100 सरपंच बन रहे हैं, तो उसमें से क्या है भाई, 40 सरपंच अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के बनने चाहिए। ठीक है, 60 जो उच्च जातियां है उनमें से किसी के बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात कही, 40 तो क्या बननी चाहिए, ऐसा मैं अंदाजा लगा रहा हूं। आरक्षित सीटें कितनी करी गई है, हर राज्य की अलग अलग प्रावधान। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो, और जितने भी है तो उनमें से 100 में से ये लगभग मान लो कि 35 तो क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए सरपंच गांव में। तो 35 गांव में क्या हो, सरपंच महिला हो या पंच महिलाएं बने। तो मतलब यहाँ पे क्या है, हमने महिलाओं को भी ताकत दी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इमेज में कि महिलाएं क्या है, सरपंच और पंच के लिए दावेदारी करती है, और वो बनती भी है और अच्छे से काम को निभाती भी है। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। देखो, जब संविधान बना उस समय क्या हुआ कि एक आयोग बनाया गया, भारत निर्वाचन आयोग। वो क्या करता था, पूरे देश में चुनाव कराता था। अगर केंद्र सरकार के लिए चुनाव हो रहा है, मतलब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो वो कराएगा, राष्ट्रपति साहब का चुनाव हो रहा है तो वो कराएगा, राज्यसभा का चुनाव हो रहा है तो वो कराएगा, उपराष्ट्रपति साहब का चुनाव हो रहा है तो वो कराएंगे। राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री के लिए, विधानसभाओं के लिए जो चुनाव हो रहा है वो करा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई चुनाव हो रहा था वो करा रहे थे। पर 1992 में क्या करा गया, एक राज्य चुनाव आयोग, ये जैसे आपको एक इमेज में भी दिख रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश है, हर जगह राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया, और उनको एक ही काम दिया गया, आप क्या करना कि पंचायत के और नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हर 5 साल में समय पे कराते रहना। ये काम हमने भारत निर्वाचन आयोग को नहीं दिया, बोला यार तेरे सिर पे बहुत बोझ हो जाएगा, पहले इतने चुनाव करा रहा है, ठीक है तो इसलिए इसके लिए हमने एक अलग आयोग बना दिया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व, मतलब राजस्व क्या होता है, टैक्स, जो कर है, जो पैसा है, और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। अब राज्य जो सरकार है उनको क्या बोला, संविधान ने क्या बोला, भाई तुम जो राज्य सरकार हो, कुछ राजस्व, कुछ पैसा इनको दो, अपने कुछ अधिकार क्या है इनको दो, तभी तो विकेंद्रीकरण होगा, आपकी शक्तियां उनके पास जाएगी, तभी तो विकेंद्रीकरण होगा। तो राज्य सरकार क्या करे, अपना कुछ पैसा और अपने कुछ अधिकार स्थानीय स्वशासी निकायों को क्या है, ट्रांसफर कर दे, उनको दे दे।
सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। अब मैंने आपको शुरू में बोल दिया था, ये जो व्यवस्था है इसमें हर राज्य में कुछ कुछ अलग अलग प्रकृति है। कई अलग प्रावधान है, कुछ थोड़े बहुत अलग प्रावधान है। वो किसी भी हिसाब से करा सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण मेयर और पार्षद वाला दिया था कि हर वार्ड के लोग 2 वोट भी कर सकते हैं, मेयर का वोट और पार्षद का वोट। और यह भी हो सकता है कि वार्ड वाले पार्षदों को चुन ले और पार्षद फिर मेयर को चुन ले। किसी भी प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है। अब भारत में स्थानीय सरकार की सफलता है। हम इतनी देर से आए हैं, इतनी देर पढ़ा है, तो सर हमने कुछ अच्छा तो काम करा ही होगा। सफलताएं तो काम करी होगी, तो ये आपको बात बतानी है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई। अब हम लोगों ने क्या करा, जब स्थानीय सरकारें बनाई तो वो सफल हुई। सफल होने का क्या क्या कारण रहे और किस प्रकार से हमें सफलता देखने को मिली, वो देखना है कि जब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था। 1992 से पहले ऐसा पूर्ण रूप से संविधान में ये बात नहीं लिखी हुई थी कि हाँ भाई बिल्कुल कंपलसरी लागू करो, पर 1992 से तो कह दिया कंपलसरी है, नहीं करा तो देख लेना बहुत बुरा होगा। तो संवैधानिक दर्जा देने के बाद हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें, जो नींव है, वो और भी मजबूत हो गई। कैसे मजबूत हुई? क्योंकि अब यहाँ पे सीधी जो ताकत है वो लोगों के हाथ में। और आप एक बात, आप इस चीज को समझिए कि देखो मुझे रोज ऐसा काम नहीं पड़ता जो कि मैं प्रधानमंत्री से करवाऊं, मुझे रोज ऐसा काम नहीं पड़ता जो मुझे मुख्यमंत्री से कराना है, पर मुझे रोज ऐसे काम पड़ते हैं जो मैं सरपंच से कराऊं, जो पार्षद से कराऊं। मेरे सड़क जो टूट जाती है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि वो सुधर जाए। मेरे घर की जो सड़क पे लाइट लगी हुई है वो सुधर जाए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे कॉलोनी में साफ सफाई रहे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे समय समय पर पानी मिलता रहे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे घर पे 24 घंटे बिजली आती रहे, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मेरे लोकल मुद्दे हैं, जो आम मुद्दे हैं और जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो मुद्दे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनको अगर सुलझा सकता है तो स्थानीय सरकार ही सुलझा सकती है। और जब मेरी जो नॉर्मल परेशानियां हैं, जो मेरी मौलिक परेशानियां, अगर वो सही हो जाएगी ना, तो फिर मुझे तो किसी बात की दिक्कत है ही नहीं। तो मुझे प्रधानमंत्री तक और मुख्यमंत्री तक जाने की जरूरत ही नहीं है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया है। अब क्या हुआ, जब महिलाएं सरपंच बनी, महिलाएं पंच बनी, तो उससे क्या हुआ कि महिलाओं की आवाज बढ़ी। ठीक है, आज जब तक महिलाओं को दबाया जाता था, अब वही महिलाएं सरपंच और पंच बनके पूरे गांव को चला रही है। ठीक है, पंचायत समितियों को चला रही है, ग्राम पंचायतों को चला रही है। ये बहुत बड़ी ताकत की बात। नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। देखो कितनी बड़ी आबादी, 36 लाख लोग। 36 लाख लोग बेटा, पूरे विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी आबादी नहीं है, जनसंख्या नहीं है उनकी, पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्थानीय सरकारों में 36 लाख लोग तो चुनकर आ रहे हैं। कोई सरपंच, कोई पंच, कोई पार्षद, कोई मेयर, कोई अध्यक्ष, कोई प्रधान, मतलब 36 लाख लोग तो हमने चुनने में लगा दिए। क्या तुम चुन के देश को चलाओ, स्थानीय सरकारों को चलाओ। और बहुत से देश ऐसे जिनकी इतनी पॉपुलेशन भी नहीं, तो इसी बात पर भी भारत की तारीफ होनी चाहिए। पर अब जहां पे सफलता है वहां पे विफलता भी है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो 1992 में हमने लागू करा, उन 29-30 सालों में हमने बिल्कुल सब कुछ अच्छे से करा। जो बातें संविधान में लिखी गई उस समय, वो सारी बातें हम लोग मानने लगे। कुछ तो विफलता रही। और इतने बड़े देश में किसी व्यवस्था को पनपने में और उसे बढ़ाने में बच्चों समय लगता है, और उसमें विफलताओं से इंसान क्या सफलता की तरफ बढ़ता है। तो कुछ विफलताएं हैं, वो भी देखते हैं। ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अब क्या है, चुनाव तो हो जाते थे ग्राम पंचायत के, ठीक है, पर जो ग्राम सभाओं की बैठक है, जो गांव के लोगों की बैठक है, वो नियमित रूप से नहीं हो पाती थी, टाइम टू टाइम नहीं हो पाती थी। क्या बोला था, साल में 2 से 3 बार होनी चाहिए, पर वो नहीं हो पाती थी। और अगर नहीं हो पाती थी तो आप बजट पे ध्यान नहीं दे पाओगे, आप और मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। अब क्या हुआ, काफी राज्यों ने वहां की स्थानीय सरकारों को कोई अधिकार ही नहीं दिए, बोला हम तो किसी को अधिकार नहीं देंगे, हमारे पास ही अधिकार रखेंगे। तो इससे क्या हुआ कि सही से विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर है। जो हमें एक आदर्श स्थिति बनानी है, ठीक है, कि भाई एक आदर्श क्या है, व्यवस्था बने हमारे, जैसे हमने आदर्श संघीय व्यवस्था बनाई है, वैसे अगर आदर्श स्थानीय व्यवस्था बने तो हम अभी उससे काफी दूर है। अगर उससे का पाना है तो हमें ये जो विफलता है इनको भी दूर करना होगा। पर ये जो हमने पढ़ा ये पूरा भारत का था। अब आपकी बुक में एक बॉक्स में ब्राजील का प्रयोग दिया हुआ है, ब्राजील का
प्रयोग दिया हुआ है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। उसमें एक वहां का शेर है पोर्तो एलेग्रे। क्या है? पोर्तो एलेग्रे वहां का शेर है। वहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही काम करा। वहां पे लोगों को सीधा करा कि भाई आप क्या है, शेरों को वार्ड में बांट दिया और लोगों को सीधी ताकत दी, सत्ता उनके हाथ में सौंप दी। लोगों को बोला आप मीटिंगें करो, आप बात करो। हर वार्ड में क्या हुआ, मीटिंगें होने लगी कि क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिर वो उससे बड़े स्तर पे वो बात गई, ठीक है। ऐसे करके क्या वो ऊपर तक स्तर तक बात जाती है। और अब क्या हुआ कि मतलब वो कहते हैं कि 20,000 लोग, कम से कम 20,000 लोग क्या कर रहे हैं, सत्ता में सीधा सीधा अपना अधिकार जमा रहे हैं, सत्ता में भागीदारी ले रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं भाई, गरीब बस्ती में भी मीटिंग हो रही है क्योंकि वो भी उस शहर का हिस्सा है, अमीर बस्ती में भी मीटिंग हो रही है, वो भी शहर का हिस्सा है। तो अब क्या हो रहा है, गरीब अपनी बात बता रहे हैं सरकार को, भाई ये काम होना चाहिए, हमारी बस्ती में पानी सही से आए, हमारी बस्ती में बच्चों के लिए अच्छे से स्कूल हो, ठीक है। अमीर अपनी परेशानी बता रहा है। अब सबकी परेशानी क्या है, सरकार तक पहुंच रही है। ये एक प्रयोग उन्होंने करा था, ये आपके बॉक्स में है, आप इसे और अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। वैसे ये एग्जाम में नहीं आते हैं जो बॉक्स में होते हैं, परंतु फिर भी आप इसे पढ़िएगा नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, क्योंकि ज्ञान कभी खराब नहीं होता। तो आज हम लोगों ने वो चीज पढ़ी जो हमारे आम जीवन को, हमारा रोजमर्रा जिंदगी को क्या है, प्रभावित करती है मेरे बच्चों। तो अगर अब आपकी कभी भी सड़क टूट जाए तो आप सरपंच को बोलिएगा, आप पार्षद को बोलिएगा। कभी सड़क की लाइटें बंद हो जाए तो आप पार्षद को, सरपंच को फोन करके बोलिएगा। अगर आपके स्कूल में सही से काम नहीं हो रहा है तो आप सरपंच को, पार्षद को बोलिएगा, ठीक है। ऐसी आपकी घर में पानी नहीं आता है, बिजली नहीं आता है तो आप सरपंच को, पार्षद को बोलिएगा। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पे क्या है, आपके पार्षद और आपके सरपंच और आपकी वहां की जो पंचायत है, वहां की सरकार है, वो आपके लिए काम करेगी। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती थी। और बच्चों इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा और आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।